एक्सीलेंट विजन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था, उसको स्टार्ट किया था। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक या पहले शासक बाबर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कैसे कैसे बाबर अपनी साम्राज्य को स्थापित करना चाहता है और पूरी तरह से अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद उनका बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बनता है या राज्याभिषेक उसका होता है। तो बाबर केवल 1526 से 1530 तक ही मुगल साम्राज्य में शासन कर पाते हैं। उसके बाद आज आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य के अगले शासक हुमायूं के बारे में, जो आपका बाबर के पुत्र थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो जैसा कि पहले लेक्चर में हमने बताया था कि हुमायूं का शासनकाल दो कार्यकालों में विभाजित था। पहले आपका 1530 से 1540। उसके बाद होता क्या है कि 1540 में आपका बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में अफगान शासक या सूरवंश के शासक सूरवंश आता है, जिसके शासक आपके शेरशाह सूरी जी थे। और शेरशाह सूरी से आपका बिलग्राम का युद्ध हार कर ये पश्चिमी भागों की ओर चले जाते हैं हुमायूं। और 1540 के बाद आपका 5 साल शासन करते हैं सूरवंश के अंतर्गत शेरशाह सूरी जी। उसके बाद शेरशाह सूरी कलिंजर को जीतने के क्रम में मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अफगान शासन करते हैं, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। और होता क्या है कि अफगान 5 भागों में बढ़ जाते हैं और अंततः सरहिंद के युद्ध में आपका सिकंदर सूर हुमायूं से पराजित हो जाते हैं और पुनः एक साल के लिए 1555 से 1556 में आपके हुमायूं आते हैं। और 1556 में दीन पनाह नामक नगर में भवन था, या दीन पनाह में पुस्तकालय में सीढ़ियों से चढ़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका बेटा शासन करता है, मुगल साम्राज्य की सत्ता संभालता है। तो इस प्रकार से हुमायूं के शासनकाल में आपका 2 कार्यकालों में इनका शासनकाल विभाजित था और बीच में आपका सूरवंश भी आता है। तो इसी वीडियो में हम लोग सूरवंश के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। तो हुमायूं का शासनकाल आपका 1530 से 40 और 1555 से 56 में विभाजित है, 2 कार्यकालों में विभाजित है। तो आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में। तो जैसा कि उनके जीवन इनके परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे। हुमायूं का जो पूरा नाम था, ये परिचय है आपका हुमायूं का। हुमायूं का जो पूरा नाम था वो नसीरुद्दीन हुमायूं था। नसीरुद्दीन हुमायूं। इनके जो पिता थे सभी जानते ही होंगे, बाबर थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1508 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो माता थी वो माहम बेगम थी। और जैसा कि इनके भाई 3 भाई थे, इनको मिलाकर बाबर के 4 पुत्र थे, हिंदाल, अस्करी और कामरान। लेकिन इन तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा इनकी हिंदाल से बनती थी और 2 भाइयों से इनकी ज़्यादा नहीं बनती थी। तो इनके भाई हिंदाल, अस्करी और कामरान थे। और एक इनका चचेरा भाई मिर्जा सुलेमान भी था। और इनकी बहन एक गुलबदन बेगम थी, प्रसिद्ध बहन गुलबदन बेगम जी थी। तो इनकी एक बहन गुलबदन बेगम थी। और यदि बात की जाए गुलबदन बेगम की, तो बाबर की पुत्री थी। बाबर की पत्नी, जैसा कि मैंने बताया था, मंगोल वंश से संबंधित थी और बाबर आपके तुर्क वंश से संबंधित थे, तुर्की भाषा को जानते थे। तो ये था आपका परिचय के बारे में, हुमायूं के परिचय के बारे में। जैसा कि बताया जाता है कि हुमायूं बाबर की मृत्यु जैसे 1530 में हुई थी, 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। तो 30 दिसंबर 4 ही दिन के बाद 30 दिसंबर 1530 को इनका राज्याभिषेक हुआ। तो 1530 को ही इन्होंने सत्ता संभाली मुगल साम्राज्य की। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि बाबर ने मरते समय यह कहा था हुमायूं से कि जो साम्राज्य है, राज्य को अपने तीनों भाइयों में बांट लेना और चारों भाइयों में बांट लेना।
तो हुमायूं ने इनके कथनानुसार ही किया। इन तीनों भाइयों को और इनका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा को चारों में अपने राज्यों को विभाजित कर दिया। और जैसे कि बताया जाता है कि राज्याभिषेक से पहले ये बदख्शां नामक राज्य के सूबेदार थे। बदख्शां नामक राज्य के सूबेदार थे। और यह भी कहा जाता है कि जब ये बदख्शां के सूबेदार थे तो बाबर इनको अपने साथ युद्ध में ले जाते थे और बाबर इनसे नेतृत्व भी कराते थे युद्ध का, जिससे इनको युद्ध लड़ने का अनुभव भी था। तो इस प्रकार से जब बदख्शां के सूबेदार थे तो उसके बाद इन्होंने युद्ध का नेतृत्व भी किया, जिससे इनको युद्ध लड़ने का अनुभव भी था। तो जो राज्यों का बंटवारा था उसके बारे में आइए देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने अपने भाइयों में राज्यों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने किया था कि अपने भाई कामरान को कंधार और कुमायूं राज्य को दे दिया। कंधार और कुमायूं को दे दिया। और जो अस्करी थे इनको संभल नामक प्रदेश दे दिया। अस्करी को संभल नामक प्रदेश दे दिया। और जो आपके मिर्जा हिंदाल थे इनको इन्होंने मेवाड़ और अलवर को सौंप दिया। और जो आपके इनके चचेरे भाई थे मिर्जा सुलेमान, मिर्जा सुलेमान को इन्होंने बदख्शां को सौंप दिया। जिसके सूबेदार आपके हुमायूं थे उसको इन्होंने मिर्जा सुलेमान को सौंप दिया। तो जब हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ, जब ये सत्ता में आए तो इनके सामने कई चुनौतियां थी। सबसे प्रमुख चुनौती कि जो बाबर के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था उसको स्थायी बनाना, क्योंकि जो बाबर थे उन्होंने साम्राज्य को स्थायी नहीं बना पाया था, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके सामने सबसे प्रमुख चुनौती यही थी कि जो इनका साम्राज्य था उसको बाबर के साम्राज्य को स्थायी बनाए रखना। और इनकी एक और चुनौती थी कि जो बाबर की विरासत जो थी उसको भी बनाए रखना था और मुगल साम्राज्य को भी स्थापित किए रखना या स्थायी किए रखना इनका मुख्य चुनौती था। तो ये था आपका बाबर के परिचय और जो इन्होंने अपने भाइयों में राज्यों का बंटवारा किया था उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद आइए अध्ययन करते हैं बाबर के द्वारा हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में, कैसे उन्होंने युद्ध लड़े और कैसे कैसे अपने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया और किस प्रकार से इन्होंने, कहा जाता है कि सबसे पहला युद्ध इन्होंने कालिंजर का युद्ध किया था, लेकिन युद्ध उसमें नहीं हुआ, संधि इन्होंने की थी और उसी संधि के चलते इन्हें आगे भी संघर्ष करना पड़ा। कहा जाता है कि यदि उस युद्ध में इन्होंने कालिंजर को घेर लिया था और इस युद्ध में यदि आक्रमण होता तो ये जीत जाते और यदि जीत जाते तो इन्हें आगे चुनौती नहीं झेलनी पड़ती या संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये आराम से मुगल साम्राज्य पर शासन करते होते। लेकिन इन्होंने संधि के चलते खुश हो गए और संधि कर लिया। तो आइए देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के, हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। तो आइए देखते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। सबसे पहले इन्होंने सन 1531 ईस्वी में कालिंजर की संधि की। इसमें हुआ क्या कि इन्होंने कालिंजर पर आक्रमण करना चाहा और जो कालिंजर के शासक थे वो आपके रुद्र प्रताप देव जी थे। तो जो रुद्र प्रताप देव जी थे वो अफगानों के साथ उनका अच्छा संबंध था और चूंकि अफगानों से बाबर की 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान शासक महमूद लोदी से, तो अफगानों से इनकी बनती नहीं थी बाबर या हुमायूं की। तो लेकिन अफगान से जो अच्छे संबंध थे इनके थे कालिंजर के शासक रुद्र प्रताप देव जी के। तो इसी के चलते हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन जो रुद्र प्रताप देव जी थे वो बहुत ही होशियार थे। उन्होंने क्या किया कि हुमायूं से कहा वो अपना धन और क्षतिपूर्ति ले ले और संधि कर ले। तो हुमायूं उससे खुश हो गए और संधि कर ली। तो इसे ही कालिंजर की संधि के नाम से जाना जाता है सन 1531 ईस्वी में। उसके बाद संधि करके हुमायूं वापस चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में। दोबारा उन्होंने दोहरिया का युद्ध किया 1532 ईस्वी में। इस युद्ध में हुआ क्या कि जो युद्ध था वो अफगान शासक महमूद लोदी
और हुमायूं के बीच हुआ। लेकिन महमूद लोदी का साथ शेर खान ने दिया। फिर भी महमूद लोदी इस युद्ध को हार गए और इस साम्राज्य को छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार से दोहरिया का युद्ध भी 1532 ईस्वी में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि चुनारगढ़ की संधि हुई। इसमें हुआ क्या कि हुमायूं ने चुनारगढ़ को घेर लिया और उस पर आक्रमण करना चाहा। लेकिन जो शेर खां थे वो भी बहुत ही होशियार थे। उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। जब हुमायूं की सेवा में भेज दिया और सेवा में भेजकर हुमायूं के साथ उन्होंने संधि कर ली। इस पर भी राजी हो गए और कहा भी जाता है कि यदि संधि नहीं कर की होती हुमायूं ने तो आसानी से मुगल साम्राज्य पर शासन कर रहे होते और आपका मुगल साम्राज्य भी स्थायी हो गया होता। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो उन्होंने चुनारगढ़ की भी संधि कर ली। अपने पुत्र कुतुब खां को शेर खां ने देकर इस संधि को कर लिया। उसके बाद 1533 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया कि दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। जो हुमायूं थे उन्होंने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। उसके बाद क्या हुआ कि दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना करके इस संधि को करके वे वापस चले गए। और जब वे वापस आए तो इसी बीच हुआ क्या, गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह, उसके भी संघर्ष होने वाला था। लेकिन बहादुर शाह ने क्या किया कि वे चित्तौड़ चले गए और चित्तौड़ में रानी कर्णवती के सामने युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो गए। तो जो रानी कर्णवती थी उन्होंने क्या किया कि हुमायूं को अपना भाई मानकर एक राखी भेजकर पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आप मेरे भाई हैं तो आप मेरी रक्षा भी कीजिए। तो इधर बहादुर शाह भी बहुत चालाक थे। उन्होंने हुमायूं को एक पत्र लिख दिया। उन्होंने कहा मैंने जिहाद का नारा छेड़ा है, जिहाद को छेड़ा है। और जैसा कि लेक्चर 1 में हमने पार्ट 1 में बाबर को जब हम बाबर के शासनकाल में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था जिहाद के बारे में कि जिहाद क्या होता है। इस्लाम की रक्षा के लिए किया गया धर्म युद्ध या लड़ा गया धर्म युद्ध ही जिहाद कहलाता है। तो उन्होंने क्या कहा था पत्र में कि आप भी मुसलमान हैं तो मैंने जिहाद का नारा छेड़ा है तो आप इस्लाम की रक्षा कीजिए। तो इस बीच वे कंफ्यूजन में पड़ गए हुमायूं और आखिरकार वे साथ नहीं दे पाए कर्णवती का और अंततः बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। तो हुआ क्या उसमें कि उन्होंने मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको कहानी की तरह से याद रहे। इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं वही आपके लिए काफ़ी है। तो मालवा और गुजरात के क्षेत्र को अधिकार कर लिया और अपने बेटे को उन्होंने शासन देकर वापस चले गए। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि बहादुर शाह ने 1 वर्ष के ही अंदर मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर पुनः आधिपत्य कर लिया। तो पुनः आधिपत्य कर लिया तो हुआ क्या कि फिर से जब बहादुर शाह से हुमायूं का संघर्ष चल रहा था तो इसी बीच उन्हें पता चला, हुमायूं को पता चला कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शेर खां एक बहादुर शासक बनकर उभर रहे हैं जो मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। तो हुमायूं ने क्या किया कि वे पुनः चुनारगढ़ को लौट आते हैं। जब बहादुर शाह से इनका संघर्ष चल रहा था तो उन्हें पता चला कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में एक अफगान शासक शेर खां उभर रहे हैं जो मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। तो वे पुनः चुनारगढ़ को लौट आते हैं और जब लौट आते हैं तो लोग 1538 में लौट कर आते हैं और चुनार के किले पर अधिकार कर लेते हैं। तो जब चुनार के किले पर अधिकार कर लेते हैं तो होता क्या है कि जो शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को दिया था उसको वापस ले लेते हैं और वापस ले लेते हैं चूँकि महमूद लोदी मर ही चुके हैं। तो शेर खां के हाथ में पूरा शासन था। तो जब पूरा शासन शेर खां के हाथ में था तो उन्होंने क्या किया कि जब ये वापस लौट रहे थे
तो आगे बढ़ते हुए जैसा कि बिहार और बंगाल में से नए शासक शेर खां उभर रहे थे, इन्होंने चुनार के किले पर हुमायूं ने अधिकार भी कर लिया था और आगे बढ़ते हुए बंगाल के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। तो आगे बढ़ते हुए जब बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी हुमायूं को सूचना मिली कि आगरा में जो उनके छोटे भाई हिंदाल हैं, वे अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिए हैं और जो हुमायूं के विश्वासी थे उनको भी मरवा दिए हैं। फिर से समझ लीजिएगा क्या मैंने बताया कि चुनारगढ़ की संधि के बाद जब हुमायूं वापस लौटे तो इसी बीच हुआ क्या कि एक गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच संघर्ष, बहादुर शाह और हुमायूं के बीच संघर्ष होना था। इस संघर्ष में हुआ क्या कि बहादुर शाह चित्तौड़ चले गए और चित्तौड़ में रानी कर्णवती के सामने युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो गए, लेकिन कर्णवती ने एक राखी बांधकर, राखी रखकर एक पत्र लिखा हुमायूं को। उसमें उन्होंने लिखा कि आप मेरे भाई हैं तो मेरी रक्षा भी कीजिए। और उधर बहादुर शाह ने भी हुमायूं को एक पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि मैंने जिहाद को छेड़ा है और चूंकि जिहाद इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध होता है, तो आप मुसलमान की रक्षा कीजिए। तो इसी कंफ्यूजन में पड़ने के बाद अंततः बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध होता है और हुमायूं मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं और मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर अधिकार करके वापस चले जाते हैं अपने छोटे बेटे, अपने बेटे को शासक बनाकर। और जब इसी एक वर्ष के अंदर जब चले जाते हैं तो एक वर्ष के अंदर ही पुनः बहादुर शाह अपने मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। तभी इसी बीच पता चलता है हुमायूं को कि बंगाल और बिहार के क्षेत्र में एक नया शासक शेर खां उभर कर आ रहे हैं जो मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। तो वो क्या होता है कि चुनारगढ़ को वापस लौट आते हैं और चुनारगढ़ के किले पर अधिकार कर लेते हैं। तो इधर शेर शाह भी क्या करते हैं, अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के पास से बुला लेते हैं और महमूद लोधी चूंकि मर ही चुका था तो पूरा शासन आपके शेर खां के हाथ में था। तो इसी बीच एक और बात उभर कर आती है कि जो आगरा में हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया और जो हुमायूं के विश्वासी थे उनको मरवा दिया था। तो होता क्या है, इसके बाद हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध होता है कर्मनाशा नदी पर सन 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। तो चूंकि आधी रात में कर्मनाशा नदी पर शेर खां इंतजार कर रहे होते हैं हुमायूं के लौटने का, हुमायूं जैसा कि लौट ही रहा था, तो उसी आधी रात में हमला कर देते हैं शेर खां अपनी पूरी सेना के साथ हुमायूं पर और हुमायूं वहां पर बचने के लिए उसी नदी में कूद जाते हैं। जब नदी में कूद जाते हैं तो कहा जाता है एक निजाम नामक भिश्ती ने उनकी जान को बचाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। और 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जितना हम लिख रहे हैं उतना ही काफी है। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। तो इस प्रकार से इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाते हैं। हुमायूं पराजित हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब पराजित हो जाते हैं हुमायूं, तो हुमायूं पुनः दिल्ली की ओर लौटते हैं। लेकिन शेर खां एक ऐसे शासक थे जो उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और पीछे पीछे उनके चल देते हैं। तो जब दिल्ली को लौट रहे होते हैं तो 1540 ईस्वी में शेर खां ने पुनः युद्ध कर लिया, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी। तो शेर खां दिल्ली की ओर पीछे पीछे उनके जाते हुए बिलग्राम में वो कन्नौज का युद्ध करते हैं 1540 ईस्वी में। इसमें भी शेर खां आपके जीत जाते हैं। और जैसा कि जो शेरशाह की उपाधि थी उन्होंने चौसा के युद्ध से ही प्राप्त किया था। चौसा के युद्ध जब उन्होंने जीता था तो शेरशाह की उपाधि प्राप्त की थी। तो 1540 ईस्वी में भी आपके हुमायूं हार जाते हैं। यह भी युद्ध आपका हुमायूं और शेर खां के बीच
होता है हुमायूं और शेर खां के बीच। हुमायूं आपके हार जाते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि शेर खां की उपाधि किसने दी थी। तो ये आपके शासक थे बहार खान लोहानी, उन्होंने शेर खां की उपाधि दी थी। जब सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में, तो उसको पढ़ेंगे। तो ये आपके प्रमुख युद्ध थे जो हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे। तो 1540 ईस्वी में आपका सूर्यवंश आ जाता है। तो कैसे आता है सूर्यवंश, हम लोगों ने पढ़ा। हुमायूं और शेर खां के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है और अफगान शासक इसमें शेर खां जीत जाते हैं, हुमायूं हार जाता है। इस प्रकार से सूर्यवंश की शुरुआत होती है। तो आइए इसी क्रम में लगातार हम लोग सूर्यवंश को भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर 1555 में आपके हुमायूं आएंगे सिकंदर सूर को हराकर। तो आइए देख लेते हैं इसी क्रम में सूर्यवंश के बारे में भी। तो आइए देखते हैं सूर्यवंश के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि सूर्यवंश आपका आ गया था 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद। तो इस प्रकार से पता चल रहा होगा कि सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी। तो आपके शेरशाह सूरी ने की थी। तो आपका इसके बाद सूर्यवंश चलता है सन 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक। तो आपका सूर्यवंश चलता है 1540 से 1555 ईस्वी तक। तो इसके जो संस्थापक थे वो आपके थे शेरशाह सूरी थे। तो संस्थापक जो थे आपके शेरशाह सूरी थे। तो इसमें होता क्या है कि ये आपके जैसा पता होगा कि अफगान शासक जी थे, शेरशाह सूरी थी। तो 1540 ईस्वी में सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। यदि बात की जाए कि शेरशाह सूरी का जो जन्म था वो कब हुआ, तो दो मत हैं। एक है आपका KR कानूनगो के अनुसार, KR कानूनगो के अनुसार, KR कानूनगो के अनुसार देखा जाए तो जो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था वो सन 1486 ईस्वी में 1486 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म इब्राहिम के पुत्र हसन के घर में हुआ था। यानी KR कानूनगो के अनुसार देखा जाए तो शेरशाह सूरी जी का जन्म इब्राहिम के पुत्र हसन के घर में सन 1486 ईस्वी में हुआ था। और यदि परमात्मा शरण के अनुसार देखा जाए तो शेरशाह का जन्म परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह का जन्म सन 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम यदि पूछ लिया जाए, यदि बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो इनके बचपन का नाम था फरीद खान। तो बचपन का नाम इनके फरीद खान था। और जो शेर खां की उपाधि इनको दी थी, शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी। बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी शेरशाह सूरी को। और इनके बचपन का नाम फरीद खां था। और इनके जो पिता हसन खां थे, ये जौनपुर राज्य के, इनके जो पिता थे जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो इस प्रकार से आपका था जो इनके पिता थे जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह ने क्या किया था, भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। और शेरशाह ने किला कोना दिल्ली में और रोहतासगढ़ नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और उन्होंने कबूलियत प्रथा, पट्टा प्रथा और डाक प्रथा का आरंभ भी किया था, प्रचलन भी किया था। और मली मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन भी थे। और कालिंजर को जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो हुआ क्या, इनके दो पुत्र थे, एक था जलान खान और एक था आदिल खान।
शेर शाह के आपके दो पुत्र थे, एक जलाल खां था और एक आदिल खां था। तो शेर शाह ने किया क्या था कि जो आदिल खां थे इनके बड़े पुत्र थे और जलाल खां थे वो छोटे पुत्र थे। तो हुआ क्या कि उन्होंने आदिल खां को उत्तराधिकारी बनाना चाहा, लेकिन जो जलाल खां था उन्होंने आदिल खां को हराकर स्वयं राजगद्दी पर 1545 से 1553 तक रहे और 53 में इनकी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने अपने बेटे बहादुर शाह को अपना शासन सौंप दिया। जब बहादुर शाह को शासन सौंप दिया तो तीन ही दिन बाद उनके जो मामा थे मुबारिज खां ने उनकी मृत्यु करवा दी और स्वयं उत्तराधिकारी बन गए। तो जब स्वयं उत्तराधिकारी बन गए तो इस प्रकार से जो अफगान थे वो कई 5 भागों में बट गए, यानी कई भागों में बट गए। दो ही प्रमुख शासक उभर कर निकले, या एक आपके थे जलाल खान ने इस्लाम शाह के नाम से अपना शासन किया था, इस्लाम शाह के उपाधि से शासन किया था आदिल खां को हराकर। और जलाल खां जब मर गए भिवानी के गाड़ 1553 में तो उन्होंने अपने पुत्र बहादुर शाह को सौंप दिया था शासन। लेकिन उनके जो मामा मुवारिज खान थे उन्होंने 3 ही दिन बाद उनको मरवा दिया था और स्वयं उत्तराधिकारी बन गए थे। लेकिन उधर जो सिकंदर सूर थे उन्होंने पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो सिकंदर सूर भी आपके अफगान शासक ही थे। तो अफगान जब 5 भागों में बढ़ गए तो आपका अफगान जो सूरवंश था वो कमजोर होता चला गया। तो इसी का फायदा उठाकर हुमायूं ने सन 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ लिया। किसके बीच हुआ? हुमायूं और अफगान शासक सिकंदर सूर या सिकंदर शाह के बीच। तो इसी का फायदा जब अफगान आपके आपस में शेर शाह सूरी के मरने के बाद बढ़ गए तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ लिया हुमायूं ने। हुमायूं और सिकंदर सूर या शाह के बीच, सिकंदर सूर भी कर सकते हैं, सिकंदर शाह भी कर सकते हैं। तो इसमें आपके सिकंदर सूर जी थे वो हार गए। सिकंदर सूर हार गए तो पुनः सत्ता आपकी मुगल साम्राज्य की आ गई और हुमायूं शासन करने लगे। तो जब 1540 में सिंध को भाग कर चले गए थे, भारत को छोड़कर हुमायूं चले गए थे, तो 1541 ईस्वी में, चूंकि मैंने बताया था शुरू में हिंदाल से इनकी ज्यादा बनती थी, तो जो हिंदाल के गुरु थे, जो हिंदाल के आपके आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली अकबर जामी, 1541 ईस्वी में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम। हुमायूं ने क्या किया कि 1541 ईस्वी में जब सिंध को चले गए थे भारत को छोड़कर 1540 में शेर शाह सूरी से हार कर, तो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से शादी कर लिया। और पुनः जब 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा तो पुनः मुगल साम्राज्य 1555 में आए और 56 में दीन पनाह नामक पुस्तकालय में वो सीढ़ियों से चढ़ते समय गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आपका हुमायूं का शासनकाल समाप्त हो जाता है। और इनकी जो एक आत्मकथा थी हुमायूं नामा, उसकी रचना इनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो सूर्यवंश का भी अंत आपका 1555 ईस्वी में हो जाता है। इस प्रकार से सूर्यवंश का भी हम लोगों ने अध्ययन किया और मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक हुमायूं के बारे में भी अध्ययन किया। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आपके 2 टॉपिक आपके इसमें क्लियर हो गए। इसके बाद अगले शासक हम लोग अध्ययन करेंगे अकबर के बारे में। तो हुमायूं नामा की रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम ने की थी। तो इस प्रकार से आपका हुमायूं का शासनकाल भी समाप्त होता है। उसके बाद अकबर, इसके पुत्र अकबर आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सूर्यवंश और हुमायूं के शासनकाल के बारे में अध्ययन किया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में अध्ययन किया। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य के अगले शासक अकबर के बारे में, जो आपके महान शासक थे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।